नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अगले आधे घंटे आपके सामने देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें रखेंगे और ये सभी खबरें 1 मिनट के भीतर होंगी। तो पहली खबर से शुरुआत करते हैं। पहली खबर वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी हुई है। कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में ये बिल पेश किया जाएगा। इस पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय भी तय किया गया है। इसके बाद बिल लोकसभा में पास कराने के लिए वोटिंग होगी। बिल पर वोटिंग को देखते हुए बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने का व्हिप जारी कर दिया है। इस बीच बिल का विरोध कर रहे विपक्ष ने एक बार फिर कड़े तेवर दिखाए हैं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोल सकता हूं कि हम तो बराबर डिबेट में हिस्सा लेंगे, अमेंडमेंट्स मूव करेंगे और हम पूरा अपनी बात पर रखेंगे दलील के साथ और बताएंगे कि कैसा ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार के निशाने पर आज मुसलमान है तो कल दूसरे समुदाय भी आ सकते हैं। शुरू से ही हम लोगों ने पार्लियामेंट दोनों सदनों में इसका हम लोगों ने विरोध किया था। आज मुसलमानों पर हमला है, कल ईसाइयों पर होगा, परसों सिखों पर होगा। विपक्ष ने आज इस मसले पर बुलाई गई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक का भी बॉयकॉट किया और लोकसभा में भी हंगामा किया। मैं कहता हूं जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास कराने के लिए सरकार को 272 सांसदों का समर्थन चाहिए, यानी 240 वाली पार्टी बीजेपी को इसके लिए अपने सहयोगी जेडीयू और टीडीपी की मदद लेनी होगी। राहत की बात है कि सहयोगी उसके साथ हैं, लेकिन विपक्ष भी पूरी ताकत से गोलबंदी में जुटा है। मोदी सरकार लगातार कहती रही है कि इस बिल से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, ये सबके हित में है, लेकिन कांग्रेस से लेकर टीएमसी और समाजवादी पार्टी तक यानी विपक्ष की तमाम बड़ी पार्टियों ने इस बिल को लेकर सरकार पर हमले तेज कर दिए। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। वक्फ बिल पर नीतीश कुमार और चिराग ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन इशारों ही इशारों में विपक्ष की टेंशन बढ़ा दी है। हम लोग हर उस कदम के समर्थन में हैं जहां पे जो समाज में पीछे रह गए हैं, अगर उसको मुख्य धारा में लाने की बात होती है, दलितों को, अकलितों को अगर आगे लाने की बात होती है, तो हम लोग उसके पक्ष में हैं। हालांकि एनडीए के बाकी सदस्य खुलकर बीजेपी के साथ खड़े हैं। मुझे लगता है कि एनडीए की सभी पार्टियां एक साथ है। मेरी पार्टी एनडीए का पार्टनर है, मैं राज्यसभा में उसका समर्थन करने वाला हूँ। अपोजिशन के कुछ लोग हमारे साथ आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार के आदेश के बाद इस बार सड़कों पर ईद की नमाज भले ही नहीं हुई हो, लेकिन ये फैसला केंद्र में रहा। विपक्ष और मुस्लिम संगठनों ने अब कांवड़ यात्रा पर हवाला देकर सरकार के फैसले पर सवाल उठाए, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को जवाब दे दिया। सीएम योगी ने कहा कि सड़क लोगों के चलने के लिए होती है, जिन्हें सुविधा चाहिए उन्हें अनुशासन भी मानना होगा। अनुशासन हिंदुओं से सीखना चाहिए। योगी ने कहा कि जो लोग सड़क पर नमाज की कांवड़ यात्रा से तुलना करते हैं, उन्हें बताना चाहिए कि क्या कभी मुसलमानों के परंपरागत जुलूस रोके गए। कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है तो सड़क पे ही चलेगी। क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को कभी रोका? सीएम योगी ने आज केंद्रीय नेतृत्व से रिश्ते पर भी खुलकर अपनी बात रखी। योगी ने कहा कि बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन पार्टी नेतृत्व के साथ उनका कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी नेतृत्व से मतभेद होता तो क्या वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रह पाते। देखिए, मतभेद होने की बात ही कहाँ से आ जाती है। मैं आखिर यहाँ पे पार्टी की कारण ही बैठा हूँ ना। एक अगर केंद्रीय नेताओं के साथ मतभेद करके क्या मैं यहाँ बैठा रह सकता हूँ? दिल्ली के झंडेवालान एक्सटेंशन इलाके में एक इमारत में आग लग गई। लपटें इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते बिल्डिंग पूरी लपटों से घिर गई। ये आग 5 मंजिल वाली अनारकली बिल्डिंग में लगी। जैसे ही लोगों को आग का पता चला, हड़कंप मच गया। लोगों को बिल्डिंग से तुरंत बाहर निकाला गया। तब तक बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा लपटों में घिर चुका था। इस आग ने ऐसा जोर पकड़ा कि लपटों ने डीडीए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी अपनी चपेट में ले लिया। जिस समय बिल्डिंग में आग लगी उस वक्त सड़क के किनारे गाड़ियां खड़ी थीं। इनमें से 8 गाड़ियां भी आग की चपेट में आकर खाक हो गई। आग की खबर मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। फायर ब्रिगेड ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया।
माना जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी, लेकिन फिलहाल इसके बारे में पक्के तौर पर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इस आग में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन संपत्ति का काफी नुकसान हुआ है। राजकोट में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई, जिसने देखते ही देखते भीषण रूप धारण कर लिया और फैक्ट्री से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। मंजर दिल दहलाने वाला था। हादसा राजकोट अहमदाबाद हाईवे पर नवा गांव में हुआ। यहां राजाराम इंडस्ट्रियल एरिया में एक साबुन फैक्ट्री से देखते ही देखते आग की ऊंची लपटें उठने लगी और पूरी बिल्डिंग आग की चपेट में आ गई। जेके कॉटेज नाम की फैक्ट्री में लगी ये आग इतनी भयंकर थी कि धुएं का गुबार 10 किलोमीटर दूर से दिख रहा था। फायर ब्रिगेड को जैसे ही हादसे की खबर मिली, आग बुझाने की कोशिशें शुरू हो गईं। इसके साथ ही फैक्ट्री में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू भी शुरू कर दिया गया। फैक्ट्री में केमिकल रखे थे, इसलिए किसी भी घड़ी कुछ भी होने का खतरा था। लिहाजा प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए 500 मीटर के क्षेत्र को घेर दिया। ये आग कैसे लगी, इसके बारे में पक्के तौर पर पता नहीं चल पाया है, लेकिन राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है। प्रदेश में नोएडा के सेक्टर 18 में एक बिल्डिंग में आग लग गई। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि पूरे इलाके में कोहराम मच गया। ये आग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कृष्णा आपरा प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर में लगी। इसके बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। नीचे की मंजिल में आग लगी थी और ऊपर की मंजिलों में धुआं भरने लगा। इसके बाद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के भीतर फंसे सैकड़ों लोगों ने बचने के लिए शीशे तोड़ दिए और बिल्डिंग के बाहर वाले छज्जे पर खड़े हो गए। इनमें से कई लोगों ने जान बचाने के लिए बिल्डिंग से छलांग भी लगा दी। आग की खबर मिलते ही पुलिस के सीनियर अधिकारी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गईं। इस टीम ने आग बुझाने के साथ ही लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और तमाम लोगों को बाहर निकाल लिया। इस हादसे में घायल हुए कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग कैसे लगी, इस बारे में अभी पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। मौके पर मौजूद दमकल कर्मियों ने बताया कि लोगों को बचाना और आग पर काबू पहली प्राथमिकता है। आग की वजह और नुकसान का आकलन बाद में किया जाएगा। तो गर्मियों से पहले जंगल में आग की खबर आ रही थी, अब शहरों में आग की खबर आ रही है और ये भी खबर उसी से जुड़ी हुई है। आग ने गुजरात के बनासकांठा के डीसा में बड़ी तबाही मचाई है। यहाँ एक पटाखा फैक्ट्री के गोदाम में भीषण धमाका हो गया। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। डीसा में धुनवा रोड पर बनी यही वो इमारत है जिसमें पटाखा फैक्ट्री और तैयार पटाखों का गोदाम चलाया जा रहा था, लेकिन अब यहाँ मलबे का ढेर है। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन मलबा हटाने का काम अभी भी जारी है। हादसा करीब सुबह 9:45 पर हुआ। भीषण विस्फोट के बाद इमारत का स्लैब ढह गया, जिसमें दबकर कई लोग घायल हो गए। हादसे में मारे गए लोगों में मध्य प्रदेश के प्रवासी मजदूर और उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं। इनमें से अधिकतर की मौत स्लैब के मलबे में दबकर हुई है। ये यूनिट पटाखा स्टोर करने के लिए थी। वहां पटाखे बनाए जा रहे थे या नहीं, इस बारे में अभी तक पक्के तौर पर कुछ भी नहीं बताया गया है। गुजरात सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों के लिए 4 लाख रुपए और घायलों के घर वालों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। अब खबर पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले से है। यहाँ सोमवार देर रात सिलेंडर फटने से 8 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि इस धमाके में घायल एक और व्यक्ति ने आज सुबह अस्पताल में दम तोड़ दिया। जिस 2 मंजिला घर में यह घटना हुई उसमें परिवार के 11 सदस्य रहते थे। पुलिस के मुताबिक आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय प्रशासन की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया और आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल इलाके की घेराबंदी की गई है और जांच जारी है। इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि जिस इमारत में ये घटना हुई वहां देसी बम बनाने की अवैध फैक्ट्री चल रही थी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पुलिस प्रशासन इस घटना को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं टीएमसी विधायक समीर कुमार ने कहा कि हादसे वाली बिल्डिंग से कुछ मीटर की दूरी पर लाइसेंसी पटाखा फैक्ट्री थी। हो सकता है कि घर में पटाखों का कच्चा माल रखा हो, जिससे यह हादसा हो गया।
अब खबर झारखंड से है। यहाँ के बारहेट में 2 मालगाड़ियों की भीषण टक्कर में 2 लोको पायलट की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। ये घटना आज तड़के करीब 3:30 बजे साहिबगंज जिले के बरहेट में फरक्का ललमटिया MGR रेलवे लाइन पर हुई। उस समय एक मालगाड़ी पटरी पर खड़ी थी, तभी उसी लाइन पर सामने से दूसरी मालगाड़ी आ गई और हादसा हो गया। हमने 34 किलोमीटर भी आया, उसके बाद के टोपी पर भी बोलता है अब मेन लाइन शुरू हो। इस भीषण टक्कर से इंजन और कोयले से लदी बोगियों में आग लग गई। मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग और कर्मचारी तुरंत राहत और बचाव कार्य में जुट गए। साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। इस घटना के कारण उस रेलवे लाइन पर मालगाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि लाइन को ठीक करने में 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। खास बात यह है कि जिन मालगाड़ियों की टक्कर हुई और जिस ट्रैक पर हुई वो NTPC के अधीन है। इस हादसे से भारतीय रेलवे का कोई संबंध नहीं है। हालांकि भारतीय रेलवे अब लाइन की मरम्मत और इसे बहाल करने में NTPC की मदद कर रही है। अब ये खबर राजस्थान के अजमेर से जुड़ी हुई है। यहाँ के व्याबर में एक केमिकल फैक्ट्री में गैस रिसाव से फैक्ट्री मालिक और एक अन्य युवक की मौत हो गई और 30 से ज़्यादा लोग बीमार हो गए। सोमवार रात गैस रिसाव की ये घटना उस समय हुई जब सुनील ट्रेडिंग कंपनी में एक टैंकर को खाली किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि टैंकर में 27 टन नाइट्रेट गैस थी। 18 टन गैस पहले ही खाली की जा चुकी थी और 9 टन गैस अभी बाकी थी, लेकिन किसी ने टैंकर का ढक्कन खोल दिया, जिससे अचानक गैस लीक हो गई। गैस के प्रभाव से आसपास के कर्मचारियों और लोगों को सांस लेने में कठिनाई हुई। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री के आसपास के क्षेत्र को खाली कराया और प्रभावित लोगों को स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। नाइट्रेट गैस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होती है, जिसका इस्तेमाल कृषि कार्यों, फूड इंडस्ट्री और औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। इसके अलावा हथियारों और विस्फोटकों में भी नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। इस घटना के बाद प्रशासन ने आगे किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए सतर्कता बरतने और आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाने के निर्देश दिए हैं। बुलडोजर एक्शन पर सख्ती दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 लोगों के मकान गिराने पर प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को फटकार लगाई है। हर्जाना भरने का साथ में आदेश भी सुनाया है। इससे पहले 2021 के एक डेमोलेशन का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी का घर इस तरह गिराया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला बताने से पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसका जिक्र सबसे बड़ी अदालत ने फैसला सुनाते हुए किया है। 24 मार्च 2021 का ये वीडियो अंबेडकर नगर का है, जिसमें हाथों में किताबों का बस्ता लेकर भागती एक बच्ची दिखाई दे रही है, जो अफसरों से घर न गिराने की गुहार लगा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज के 5 लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए इसी वीडियो का जिक्र किया और कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अवैध रूप से तोड़फोड़ की जा रही है। यह हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है। प्रयागराज के 5 लोगों की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को फटकार लगाई और 6 हफ्तों के भीतर पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का हुक्म भी सुनाया। प्रशासन ने इन 5 लोगों के घर को गैंगस्टर अतीक अहमद की प्रॉपर्टी समझकर तोड़ दिया था। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक नन्हे हाथी ने लोगों को खूब छकाया। अपने झुंड से भटककर खेतों में निकले हाथी के बच्चे को पकड़ने के लिए लोग इसके पीछे भागते रहे और हाथी का बच्चा छकाता रहा। ये छोटा जरूर था, लेकिन था तो हाथी का बच्चा ही। शरीर से भी बलिष्ठ और बुद्धि से भी भरपूर। उसे पकड़ने के लिए जो भी रास्ता रोकने की कोशिश करता, ये उसी को खदेड़ देता। अपने झुंड से भटककर उधम सिंह नगर में बाजपुर के गांव बन्ना खेड़ा सानी पहुंचे हाथी के इस बच्चे के साथ खेतों में पकड़म पकड़ाई का खेल चल रहा था। लोगों के सामने इसके मम्मी पापा होते तो शायद किसी की हिम्मत नहीं होती, लेकिन ये छोटा हाथी जिन लोगों की तरफ दौड़ता वो राह बदल कर भाग निकलते, लेकिन अगले ही पल फिर घेराबंदी शुरू कर देते। काफी देर तक चली इस भाग दौड़ से ये नन्हा हाथी डर भी गया था और थक भी चुका था, लेकिन किसी की पकड़ में नहीं आया। हार कर गांव वालों ने वन विभाग को खबर दी, जिसने रणपुरी गांव के पास बड़ी मुश्किल से इसे रेस्क्यू किया। राजस्थान स्थापना दिवस के मौके पर गुजरात में विश्व रिकॉर्ड बनाया गया।
11,000 से अधिक महिलाओं ने एक साथ पारंपरिक नृत्य घूमर करके अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया। 30 मार्च को राजस्थान दिवस के मौके पर सूरत के मरुधर मैदान में राजस्थान समाज की महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में इस सांस्कृतिक उत्सव को भव्य रूप दिया। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने घूमर नृत्य किया, जो राजस्थान की संस्कृति और गौरव का प्रतीक माना जाता है। आयोजकों के अनुसार इससे पहले जयपुर में 5100 महिलाओं ने एक साथ घूमर नृत्य का विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जिसे अब सूरत में 11,000 महिलाओं ने मिलकर तोड़ दिया है। इनकी ट्रेनिंग पिछले 10-15 दिन से सूरत में 20-22 सेंटर्स में अलग अलग जगह हो रही थी। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन उनकी पूरी टीम आई हुई है, वो वेरीफाई कर चुकी है और उनकी सारी टीम के सामने ये निर्णय लिया जाएगा। संयोग से इसी दिन चैत्र नवरात्रि का पहला दिन भी था। घूमर नृत्य का लुत्फ उठाने हजारों लोग पहुंचे। सभी महिलाएं पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में थीं, जिससे यह आयोजन और भी भव्य हो गया। सूरत के इस ऐतिहासिक आयोजन ने न सिर्फ राजस्थान की संस्कृति को सशक्त रूप दिया, बल्कि एक नया कीर्तिमान भी स्थापित किया। अयोध्या आने वाले भक्तों को अब राम मंदिर में दर्शन पूजन के बाद प्रभु राम का भोग लगा प्रसाद मिलेगा। राम मंदिर ट्रस्ट ने इसके लिए सीता रसोई शुरू की है। राम मंदिर में दर्शन पूजन करके श्रद्धालु जब वापस आएंगे तो उन्हें निकासी मार्ग पर प्रभु राम का भोग लगा प्रसाद देने की व्यवस्था की गई है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से शुरू हुई ये सीता रसोई अब लगातार भक्तों के लिए चालू रहेगी। सीता माता के नाम से उनको कोई प्रसाद मिलता है तो बड़े प्रफुल्लित हो रहे हैं मन में और बहुत चाव से इसको पा रहे हैं। वो सीता रसोई से प्रसाद पाने वाले कई श्रद्धालुओं ने मंदिर ट्रस्ट की इस पहल की सराहना की है। प्रसाद बहुत अच्छा है, सराहनीय है। रामलला का दर्शन किए, वो भी बहुत ही सुंदर अद्भुत है। सीता रसोई भंडार में ये फ्री में मिल रहा है, सबको निःशुल्क खिलाया जाता है यहाँ के मंदिर के तरफ से। पहले दिन 70,000 से ज्यादा राम भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया, जबकि दूसरे दिन यह संख्या 50,000 के करीब रही। मंदिर प्रशासन को उम्मीद है कि 6 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। म्यांमार में भूकंप आए 4 दिन हो गए, लेकिन मरने वालों और घायलों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत राहत सामग्री लेकर म्यांमार पहुंचे। भूकंप से तबाह अपने पड़ोसी देश म्यांमार की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया है। इसी के तहत भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत INS सतपुड़ा और INS सावित्री 50 टन राहत सामग्री लेकर कल रंगून पहुंचे। ये राहत सामग्री आज सुबह म्यांमार प्रशासन को सौंप दी गई। वहीं 30 टन आपदा राहत और चिकित्सा सामग्री के साथ भारतीय नौसेना के जहाज INS करमुख और LCU-52 भी आज रंगून पहुंच गए। ये दोनों जहाज विजयपुरम से 30 मार्च को रवाना हुए थे। इसके अलावा जल्द ही INS घड़ियाल भी करीब 440 टन राहत सामग्री लेकर म्यांमार के लिए रवाना होगा। इस राहत सामग्री में चावल, तेल और दवाइयां शामिल हैं, जिन्हें जहाज पर लादा जा रहा है। अभी 2 दिन पहले ही नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया में कहीं भी प्राकृतिक आपदा हो, भारत पूरे मनोयोग से मदद के लिए खड़ा होता है। म्यांमार में विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के साथ वहां के लोगों की मदद के लिए सबसे पहले पहुंच गया। रूस ने यूक्रेन के खार्किव पर एक बार फिर जोरदार हमला किया है। ड्रोन हमले के बाद कई घर ध्वस्त हो गए और कई इमारतों में आग लग गई, जिन्हें बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की अलग अलग टीमें लगातार जद्दोजहद करती रहीं। रूस ने इन हमलों के लिए 2 बैलिस्टिक मिसाइलें और 131 ड्रोन का इस्तेमाल किया और इनकी मदद से रूसी फौजें कई घंटों तक खार्किव को दहलाती रहीं। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने इस दौरान एक मिलिट्री अस्पताल, शॉपिंग सेंटर, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 30 लोग घायल हो गए हैं। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी यूक्रेन की तरफ से हमले किए जाने का दावा किया। रूसी फौज की तरफ से बताया गया कि रूस ने ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, लेकिन रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन अटैक की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि युद्ध विराम को लेकर होने वाली बातचीत में कीव पर दबाव बनाने के लिए रूस अगले हफ्तों में एक बार फिर बड़े हमले कर सकता है। अब खबर गाजा से जुड़ी हुई। गाजा पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ एक बार फिर से मुहिम छेड़ दी है। इजरायली सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाके पर जोरदार बमबारी की है।
इसका सबूत है ये वीडियो जिसमें आसमान की तरफ उठता धुआं साफ तौर पर देखा जा सकता है। इजराइल की सेना बेरूत पर हमला कर हिजबुल्लाह के एक एक सदस्य को निशाना बनाने का दावा कर रही है, जो गाजा पट्टी से इजराइल पर हमलों में हमास की मदद कर रहा था। इजराइल के हमलों के बाद एक अपार्टमेंट की ऊपरी 3 मंजिलें तबाह हो गईं और बिल्डिंग के नीचे खड़ी कारों पर मलबे के ढेर जमा हो गए। इस बीच बेरूत ने दावा किया है कि इजराइल ने हमले से पहले कोई चेतावनी नहीं दी थी। नवंबर में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम हुआ था, जिसे तोड़ते हुए इजराइल ने 28 मार्च को बेरूत पर पहला हमला किया और अब ये दूसरा हमला है। बेरूत के दक्षिणी इलाकों में हिजबुल्लाह के समर्थकों की तादाद ठीक ठाक मानी जाती है, जिसकी वजह से इजराइल इसे आतंकवादियों का गढ़ मानता है और उसे निशाना बनाता रहता है। माना जा रहा है कि इन ताज़ा हमलों के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच टकराव एक बार फिर तेज हो सकता है। एक ताकतवर तूफान ने ग्रीस के द्वीप पारोस पर कहर बरपा दिया। सैलाब ने सड़कों पर ऐसी दौड़ लगाई कि गाड़ियां तिनकों की तरह बहने लगी। पारोस को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर जाना जाता है, लेकिन तूफान आया तो पूरा सिस्टम उलट-पुलट होने लगा। पारोस के परिक्रिया और नौसा इलाके में बाढ़ का पानी कस्बों में तेजी से घुस गया। हालात की गंभीरता को समझते हुए सरकार ने समय रहते इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। इसलिए ज़्यादातर लोग तो घरों में ही थे, लेकिन जो गाड़ियां सड़क के किनारे थीं उनकी बुरी हालत हो गई। उछलती हुई लहरों पर कारें हिचकोले खाते हुए बहने लगीं। राहत की बात यह है कि इस सैलाब में किसी की जान जाने की खबर नहीं है। पारोस में तूफान गुजर चुका है, लेकिन हालात अब भी बुरे हैं। सड़कें टूट चुकी हैं, उन पर चट्टानें पानी में बहकर जहां तहां से आई गाड़ियों का कब्जा है। नगर निगम के कर्मचारी और ठेकेदार मलबा हटाकर इन रास्तों को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन ने एहतियातन स्कूल बंद कर दिए हैं और मोबाइल पर अलर्ट भेजकर लोगों को घरों के भीतर रहने की हिदायत दी है।